Hey students, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी एंड आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स की। सो बेसिकली जो वर्ड टॉट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम। टॉट इन इंग्लिश मीन्स समथिंग रॉन्ग। तो नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉट, हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता। टॉट सिविल रॉन्ग होता है, कॉर्पोरेट रॉन्ग नहीं होता। Many a times, civil wrong is converted in criminal wrong. For example, financial loss, bodily harm, or emotional blackmail. Important elements: species of civil injury of wrong as opposed to a criminal wrong. Every civil wrong is not a tort. So basically, the word टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड जो कि इंग्लिश में मीन करता है रॉन्ग। और अगर हम देखें तो टॉट का मतलब होता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया बट वो क्राइम नहीं है। देन यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से टॉट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना या किसी के ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। देन अगर हम सैलमंड की बात करें, a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract. बेसिकली इन सारी डेफिनेशंस में यही बताया गया है टॉट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर हम बात करें जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉट, तो वो क्या है? पहले हम जान लेते हैं कि एक टॉट फीजर कौन होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली टॉट फीजर वो है जिसने कुछ गलत किया हो। ओके, अ टॉट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट or omission by defender or tortfeasor whereby he has without just cause or excuse caused some harm to plaintiff. डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा हो, प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स टॉट वो एक एक्ट या फिर कुछ करना जो रह जाता है, एक ओमिशन है बाय द टॉट फीजर वेयर बाय ही हैज विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज कॉज सम हार्म टू प्लेंटिफ। बेसिकली जब कोई भी इंसान कोई एक्ट करता है या फिर कोई एक्ट नहीं करता तो उससे किसी और को कोई हार्म पहुंचता है और वो हार्म जो है कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता, तो उसे टॉट कहते हैं। देन हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो बेसिकली इसमें पहले आएगा अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, फिर wrongful act must result in causing legal damage to another. बेसिकली इसका एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज अगर आपका फ्रेंड आपसे बिना पूछे आपका पेन या पेंसिल ले लेता है, तो दैट इज नॉट कॉजिंग यू एनी लीगल डैमेज। उससे आपको कोई लीगल डैमेज नहीं हो रहा, आपका कोई राइट वायलेट नहीं हो रहा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हो रहा, या फिर आपको ट्रस्ट ब्रीच नहीं हो रहा। तो दैट इज नॉट कॉजिंग यू लीगल डैमेज। बट यहीं पर अगर आपका फ्रेंड आपको एक पंच मार दे या फिर आपकी इंसल्ट कर दे, तो आपका फंड एक लीगल डैमेज हो रही है, आपको आपकी इमेज खराब हो रही है, तो दैट इज अ टॉर्ट। द wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy। मतलब जो wrongful act हुआ है उसकी जो रेमेडी है वो लॉज में होनी चाहिए। एज इन अगर किसी ने आपसे बिना पूछे आपका पेन ले लिया तो उसकी कोई लीगल रेमेडी नहीं है।
बट अगर कोई आपको पंच मारे तो उसकी लीगल रेमेडी है, मतलब लॉ के पास उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। पहला रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल डैमेजेस। यही दो चीजें आपका बनाती हैं टॉर्ट। हम आते हैं डैमनम सिन इंजूरिया पर। डैमनम मीन्स डैमेज, sin means without, injuria means infringement of a legal right, means damage without infringement of any legal right. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो होगा जब आपका फ्रेंड आपका सामान ले लेता है बिना आपसे पूछे, तो ही इज कॉजिंग अ डैमेज टू यू बट विदाउट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट. It applies to a situation which arises to damage without infringement of legal right. Mere damage will not be sufficient to amount to tort. मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डैमेज टॉट के लिए, टॉट कहलाने के सफिशिएंट नहीं है. एक और एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है दैट इज ऑफ कंपेटिटर. कंपेटिटर आपको आपके बिजनेस को डैमेज करता है बट वो आपको कोई लीगल डैमेज नहीं करता. देन हम बात करते हैं एक सेकेंड मैक्सिम की दैट इज इंजूरिया सिन डैमनम. ये उसका ऑपोजिट है. ये है इंजरी विदाउट डैमेज, जहां पर आपका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है बट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, कोई मॉनेटरी लॉस या डैमेजेस नहीं हो रही. अब हम दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं. तो बेसिकली damnum sim injuria means damage without injury and it is not a tort, but injuria sin damnum, that is injury without damage, is a tort. यहाँ पर जो केस है दैट इज ऑफ एशबाय वर्सेस वाइट. तो यहाँ पर जो फैक्ट दिया गया है वो ऐसा दिया गया है कि जो इलेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने पिटिशनर को अपना वोट नहीं कास्ट करने दिया. तो ये उन्हें कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, कोई मॉनेटरी हार्म या कोई फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है, बट उनका राइट उनसे छीना जा रहा है. दैट इज अ लीगल रॉन्ग डन टू दैट पर्सन. तो द इशू इज वेदर रिटर्निंग ऑफिसर इज लायबल. तो यस, रिटर्निंग ऑफिसर इज लायबल टू पे कॉम्पनसेशन एज रिटर्निंग ऑफिसर हैड कमिटेड अ टॉर्ट. ये देखिए यहाँ पर इट्स गिवन. Then, third is legal remedy. A tort should always have a legal remedy to it. Now, we would talk about mens rea, that how far a guilty mind of person is required for liability for tort. General principle lies in the maximum actus non facit renum nicis mens rea, means the act itself creates no guilt in the absence of a guilty mind. मतलब एक इंसान जिसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो गलत करेगा, तो अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके मन में गिल्ट नहीं आता. इट डज नॉट मीन दैट फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स द एक्ट मस्ट बी डन विद एन इविल मोटिव. और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हिसाब से जरूरी नहीं है कि जो एक्ट है उसके पीछे कोई इविल मोटिव हो. सिंपली एक माइंडसेट होगा तो एक नॉर्मल माइंडसेट होगा एंड तब भी वो एक्ट होगा, देन ऑल्सो इट वुड बी कंसिडर्ड टॉट. अ नेग्लिजेंस इज ऑल्सो टॉट. However, cases of absolute and strict liability are exceptions to this principle. तो जहां पर absolute liability आ जाती है या strict liability आ जाती है वो इस प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है. Tort is infringement of private or civil rights of individual. Objective is to recompensate the plaintiff for the loss suffered by him. टॉर्ट में बेसिकली प्राइवेट या सिविल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, लाइक उनके प्राइवेट और सिविल राइट्स के ऊपर एक वायलेशन है ये, और इसमें रिकॉम्पनसेशन होती है. बट क्राइम में ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स विच अफेक्ट्स द होल कम्युनिटी
ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश द एक्यूज इफ कॉन्विक्टेड। तो क्राइम में पूरे जो पब्लिक राइट्स हैं, जो पूरी कम्युनिटी को वो कर रहे हैं अफेक्ट, उनका ब्रीच होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है पनिशमेंट। टॉर्ट में ऑब्जेक्टिव कॉम्पनसेशन है, बट क्राइम में ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट है। देन लेट्स मूव ऑन एंड सी द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी है विच इज फिक्स्ड बाय लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी है विच इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। मतलब अगर कोई इंसान कुछ करने से रह जाए, कोई उसकी ड्यूटी निभाने से रह जाए, और वो चीज अगर लॉ में है तो वो टॉर्ट है, पर अगर वो ड्यूटी दो लोगों ने आपस में मिलके डिसाइड की है, देन दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट में damages are generally unliquidated and are determined by the court. breach are fixed ब्रीच में damages are fixed according to the contract। मतलब टॉर्ट में जो भी damages हैं वो कोर्ट डिसाइड करता है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में ही damages फिक्स्ड होती हैं ऑलरेडी। अगर कोई इंसान टॉर्टेटियस अगर कोई इंसान टॉर्ट करता है तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी, लेट्स सी दैट। पहली, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दूसरी, विकेरियस लायबिलिटी। तीसरी, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। Strict means tortfeasor is held liable even though if the wrong was done without intention or negligence on the part of tortfeasor। मतलब अगर इंटेंशन नहीं भी है तो भी tortfeasor is held liable। ये हमने अब देखा। अब लेट्स सी द केस ऑफ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। तो बेसिकली दोनों नेबर्स थे और फ्लेचर की एक मिल थी, और रायलैंड का वहीं पर ही साथ में एक माइनिंग लैंड था। तो फ्लेचर ने हायर किया था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ताकि वहां पर वो एक रेजर्वॉयर बना सकें, और उनसे ये गलती हो गई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से, दैट वो रेजर्वॉयर बनाने से पहले उन्होंने जो भी अनयूज्ड शाफ्ट्स या अनयूज्ड जो पाइप्स थे उन्हें देखा नहीं और उन्हें सील नहीं किया। और उससे क्या हुआ, जब रेजर्वॉयर में पानी भरा गया तो सारा पानी फ्लेचर के लैंड से रायलैंड के लैंड पे चला गया, जो कि एक कोल माइन था। एंड इफ यू नो दैट कोल इज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, तो रायलैंड का सारा कोल डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फ्लेचर्स वाटर। अब इशू ये आया कोर्ट के सामने, वेदर फ्लेचर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। तो जजमेंट आया, ये एक्चुअली यूके का केस है। सो देयर इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स rejected the plea of defendant and held him liable for all the damages to Ryland। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये बोला दैट यस फ्लेचर इज लायबल बिकॉज उसे ये देखना चाहिए था दैट पहला, उसने लैंड का नेचुरल यूज नहीं किया, बिकॉज लैंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग हाउस फॉर एग्रीकल्चर बट नॉट फॉर मेकिंग अ रिजर्वायर। दूसरा, उसे ये देखना चाहिए था दैट जो इंडिपेंडेंट उसने हायर किए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, दे वर्क प्रॉपरली, सो ही हैड टू पे ऑल द डैमेजेस टू रायलैंड। बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल्स क्या है? पहला, जो काम है वो डेंजरस होना चाहिए। Person will be liable for damages only when the things that escaped from his premises was a dangerous thing। इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है दैट दिल्ली में बहुत से फैक्ट्रीज हैं जिनमें जो लाइक वेस्ट है वो वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता। तो जब वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता तो वो वेस्ट अगर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में चले जाए, एंड दैट इज अ डेंजरस थिंग, सो इट वुड बी अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देन एस्केप, dangerous thing should escape in any form from defendant's reach। मतलब जो डिफेंडेंट है उसके एरिया में से वो डेंजरस चीज एस्केप खुद होनी चाहिए। लाइक उसने खुद रख के आया ऐसे नहीं, वो उसकी रीच से उसकी रीच से एस्केप हो, सो दैट वुड बी हेल्ड लायबल। देन नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जो कि मैंने बताया दैट इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाटर कलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटेड द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। लैंड वाज नॉट यूज्ड naturally or properly।
More exceptions are consent of the plaintiff, where the plaintiff has consented to the accumulation of dangerous thing on defendant's land, the liability under the rule Ryland versus Fletcher does not rise. Means that अगर फ्लेचर ने रायलैंड से पहले पूछा होता उस रेजर्वॉयर में पानी डालने से पहले और रायलैंड ने उसे कंसेंट दिया होता अपना इन रिटन, देन वो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती बिकॉज उसने उससे कंसेंट ले लिया था एंड इट वुड हैव बीन फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. Then there is act of third party. Act of third party is that पहले ऐसा होता था दैट ये एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी बेसिकली होता है कि किसी और ने अगर लाइक ना ही डिफेंडेंट ने ना ही प्लेंटिफ ने, दोनों में से किसी ने नहीं, किसी थर्ड पार्टी ने सपोजिडली अगर एक एक एनिमल कोई हार्म या कोई डैमेज पहुंचा दे तो दैट वुड बी एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. देन देयर इज statutory authority. Sometimes public bodies storing water, gas, electricity, and the like are by statute exempted from liability as long as they have taken reasonable care. इसमें जो हमारे पास केस है दैट इज ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स एंड को. इस केस में क्या हुआ था दैट डिफेंडेंट कंपनी ने पूरी प्रॉपर केयर करी थी. डिफेंडेंट कंपनी का काम था कि वो वाटर सप्लाई करे और उन्होंने पूरी केयर करी थी कि वाटर उनके वहां से प्रॉपरली सप्लाई हो रोज के रोज. बट एक जो मेन पार्ट होता है जिससे वाटर सप्लाई हो रहा था वो पार्ट बर्स्ट हो गया विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी वुडंट हेल्प लायबल. Then act of God. Act of God is usually unforeseen natural circumstances that like supposedly uh, earthquake, tsunami, or maybe corona. Escape due to plaintiff's own fault. Damage by तो ये escape का ही part है. We have already done that. Applicability of the rule in Rallens versus Fletcher in cases of enterprises engaged in a hazardous or inherently dangerous industry. So basically Ryland versus Fletcher का जो ये rule है ये dangerous industries पर कैसे लगेगा, let's see that. So it's MC Mehta versus the Union of India. In Delhi, leakage of oleum gas took place on 4th and 6th December 1985 in one unit of Shriram Foods and Industries belonging to the Delhi Cloth Mills Limited. So a public litigation was filed. Court held that the rule of absolute liability was then formed in preference to the rule of strict liability. This ignored all the exceptions in the Rylands versus Fletcher case. इस केस में जितनी भी फ्लेचर और रायलैंड की एक्सेप्शंस दी गई थी वो सारी हटा दी गई एंड माना गया दैट Shriram Foods and Industries Limited is liable for the leakage of oleum gas that took place. Held that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and it causes harm or damage due to accident to anyone, then the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate. So basically, absolute liability is equals to strict liability minus exceptions. Now let's come on to vicarious liabilities. Generally, a tortfeasor is liable for the tort he has committed, but in some cases, a person may be liable for the tort committed by another person. Some of the examples could be principal and agent, where an agent commits a tort in the ordinary case of his duty as an agent. The principal is liable for the same. तो अगर कोई एजेंट अपनी ऑर्डिनरी जब वो एजेंट की ड्यूटीज निभा रहा है तब कोई टॉर्ट कमिट कर दे तो प्रिंसिपल लायबल है. ये हमने देखा लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड को के केस में. The managing clerk of a firm of solicitors, while acting in the ordinary course of business, committed fraud against a lady client by fraudulently inducing her to sign documents transferring her property to him. He had done so without the knowledge of his principal,
who was liable because the fraud was committed in the course of employment. So basically इस केस में एक जो एम्प्लॉय होता है ग्रे स्मिथ एंड को का, वो क्या करता है, वो एक लेडी क्लाइंट को साइन करवा लेता है एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे जिस डॉक्यूमेंट से उस लेडी की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर क्लर्क के पास आ जाएगी. अब ये उसने करा विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज बॉसेस, दैट इज प्रिंसिपल. और अब इस केस में उसके बॉस हेल्ड लायबल है, उसके बॉस की लायबिलिटी है, बिकॉज उन्होंने देखना चाहिए था दैट व्हाट देयर एजेंट इज डूइंग while in the duties of agent. देन देर आर पार्टनर्स. पार्टनर्स में भी प्रिंसिपल और एजेंट का वो होता है रिलेशनशिप, इसलिए अगर एक पार्टनर ने टॉर्ट कमिट किया है तो दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा. देन मास्टर एंड सर्वेंट, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रिंसिपल एंड एजेंट. तो अगर मास्टर लायबल है अगर उसके सर्वेंट ने कोई टॉर्ट किया है while acting in the course of his employment, मतलब जब तक वो उनके अंडर काम कर रहा है तब अगर उसने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो master is held liable for that tort committed. In such cases, liability of a person is dependent of his own wrongful intention or negligence. Liability is joint as well as several. In case of vicarious liability, the liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer, employer and independent contractor. It is to be remembered that an employer is vicariously liable for the torts of his servant committed in the course of their employment, but he is not liable for the torts of those who are independent contractors. मतलब एम्प्लॉयर तब तो लायबल है जब उसके एम्प्लॉयज परमानेंटली उसके अंडर काम करते हो, बट जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके टॉर्ट्स के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता. वेयर एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. एम्प्लॉयर अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के टॉर्ट्स के लिए तब लायबल होगा जब उसने खुद ने टॉर्ट कमिट किया हो. There could be three ways to this. First, when employer authorizes him to commit a tort, like employer ने खुद कहा है that you can do this wrong. Second, in torts of strict liability. And third, negligence of independent contractor, where employer is not liable for the acts of an independent contractor. An employer is not liable for the tort of an independent contractor if he has taken care in the appointment of the contractors. तो बेसिकली अगर उसने प्रॉपर केयर और हाइजीन प्रॉपर केयर करी थी, प्रॉपर ध्यान रखा था while hiring those contractors, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा. That is, in Philips versus Britannia Hygiene Laundry Company, the owner of the lorry was held not liable when a third party's vehicle was damaged. In consequence of the negligent repair of his lorry by a garage proprietor, employers of independent contractors are liable for collateral negligence of their contractor. Students, अब हम बात करते हैं liability for the acts of servants. An employer is liable whenever his servant commits a tort. पहला, ये कब होगा एक एम्प्लॉयर अपने सर्वेंट के टॉर्ट के लिए कब लायबल होगा? पहला, अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. दूसरा, a wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer. तो अब हम इसमें डिफरेंस समझते हैं. पहले में वो बता रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय ने, सर्वेंट ने कुछ गलत करा और एम्प्लॉयर ने वो ऑथराइज किया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप अपने सर्वेंट को बोलो कि जाओ और जाकर अपने जो नेबर है उन्हें एक पंच मारो, तो दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने खुद बोला है. या फिर अगर नॉट दिस, तो आप अपने ड्राइवर को बोलो कि आप जाकर किसी की गाड़ी लाइक ठोक दो, तो वो भी एक ऑथराइज्ड एक्ट है और एक रॉन्गफुल एक्ट है, इसलिए एम्प्लॉयर होगा लायबल. Then next would be a wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer.
इसके ऊपर एक केस हुआ था, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है दैट एक सर्वेंट को बोला जाता है कि वो लॉरी यानी कि ट्रक को लेकर जाए, पेट्रोल उसमें लेकर जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड वो क्या करता है, बीच में रुक कर सिगरेट लाइट करता है और माचिस जलाता है। जब वो माचिस जलाता है, उस माचिस को वो फेंक देता है, बट बुझाना भूल जाता है। तो उससे ब्लास्ट हो जाता है, बिकॉज पेट्रोल पेट्रोल इज अ थिंग दैट कैचेस फायर। तो इसलिए इस केस में एम्प्लॉयर लायबल होगा, बिकॉज उसने उसने क्या किया कि उसके सर्वेंट ने रॉन्गफुल एक्ट किया और अनऑथराइज्ड मोड किया, बट उसके एम्प्लॉयर ने काम करा था उसे ऑथराइज। लाइक एम्प्लॉयर ने यहाँ से वहां पेट्रोल पहुंचाने की अथॉरिटी दी थी, ऑथराइज किया था, पर जो सर्वेंट है उसने एक गलत तरीके से उसको वो किया, उसको माचिस नहीं जलानी चाहिए थी पेट्रोल के पास। तो दैट इज अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट। इसमें एक और केस भी है, बेले वर्सेस मैनचेस्टर, शीफील्ड एंड लिंकोलन रिलाय को। तो इसमें भी यही होता है कि जो सर्वेंट है वो सोचता है दैट दूसरा इंसान जो कि प्लेंटिफ है वो गलत ट्रेन में चढ़ गया, और इसलिए वो एक पोर्टर होने की वजह से फोर्सेबली उन्हें उस ट्रेन से निकालता है। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि उसे पूरी बात पता नहीं थी एंड उसने किस एक ट्रेन से पैसेंजर को फोर्सेबली निकाला। तो इसलिए उसके एम्प्लॉयर लायबल थे, बिकॉज एम्प्लॉयर ने उसे ये काम दिया था दैट वो सामान पहुंचाए, ये नहीं कि फोर्सेबली निकाले वहां से उन्हें। देन अब हम बात करते हैं विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट की। तो बेसिकली इसमें यह है कि अगर सर्वेंट्स के एक्ट के लिए एम्प्लॉयर लायबल है, तो क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के एक्ट के लिए भी गवर्नमेंट लायबल है? तो द आंसर इज, इंग्लैंड में यस लायबल है, इंडिया में लायबल नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग। इंडिया की बात करते हैं। Unlike the Crown Proceeding Act 1947 of England, we have no statutory provision with respect to the liability of the state in India. मतलब क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 इंग्लैंड में है ये एक्ट, तो इसके हिसाब से जो क्वीन है वो लायबल है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो भी सिविल सर्विसेज में हैं, वो अगर कोई भी टॉर्ट करते हैं तो उसके लिए वो खुद लायबल होंगे, स्टेट लायबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। मतलब कि कुछ ऐसा गलत करना जिससे कि आपकी सेफ्टी और आपकी फ्रीडम को हार्म पहुंच रहा हो। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। पहला है बैटरी, any direct application of force to the person of another individual without his consent or lawful justification is a wrong of battery। मतलब अगर आप डायरेक्टली किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लाइक किसी को पंच करते हैं या किसी को स्लैप करते हैं, तो वो एक बैटरी आएगा। इसमें नेसेसरी दो चीजें हैं। पहला, यूज ऑफ फोर्स, आपने पंच किया या स्लैप मारा तो आपको फोर्स यूज हुआ। दूसरा, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी आपके पास कोई लॉ में कोई आपको हक नहीं दिया गया था ये करने का, फिर भी आपने किया, सो दैट इज अ बैटरी। अब हम बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट व्हिच डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिफ इमीडिएटली टू अप्रेंड अ कॉन्टैक्ट विद पर्सन। मतलब अगर आप किसी को पंच मारते हैं और वो आपको बैक करता है, सो दैट इज एन असॉल्ट। ये चीज एक असॉल्ट होगी। असॉल्ट और बैटरी में बस इतना फर्क है दैट असॉल्ट में द पर्सन रिटेलिएट्स, बैटरी में अभी रिटेलिएशन यानी कि एक वो नहीं आया है, एक रिस्पॉन्स नहीं आया है दूसरे इंसान से। देन बॉडीली हार्म, बॉडीली हार्म में भी यही होगा दैट आप किसी को कोई फिजिकल हार्म पहुंचा रहे हैं, आपने किसी को चाकू मार दिया या कुछ मार दिया। देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी एक बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम। लाइक
एक बहुत बड़ा हार्म है दूसरे इंसान को। सो बेसिकली इसमें ये होगा कि किसी इंसान को आपने नहीं करना था अरेस्ट, नहीं इम्प्रिजन में डालना था, बट फिर भी आपने उसको प्रिजन में डाल दिया। तो अब हम बात करते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की। Malicious prosecution consists in instigating judicial proceedings, usually criminal, against another maliciously without reasonable and probable cause। मतलब अगर आप किसी पर झूठा केस कर देते हैं, लाइक आप उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टिगेट कर देते हैं, तो दैट इज malicious prosecution। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉर्ट। malicious prosecution के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला, अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। मतलब एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट पर कोई केस करे। दूसरा, मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल केस ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन। मतलब कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए प्रॉपर केस करने की। मस्ट हैव एक्टेड मिलिशियसली तभी माना जाएगा जब आप जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस हुआ है उसने कुछ गलत किया हो। प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस, और उसके गलत से प्लेंटिफ को जरूर कोई डैमेज हुआ हो और प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ के फेवर में आई हो, तभी माना जाएगा दैट दिट इज अ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब हम बात करते हैं नर्वस शॉक की। नर्वस शॉक ये एक नई चीज आई है, ये पहले नहीं थी। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और उससे किसी के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज अ नर्वस शॉक दैट यू आर गिविंग। डिफेमेशन, किसी की रेपुटेशन पर अटैक। आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, आप किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि इस इंसान ने, अगर कोई सिविल सर्वेंट है और आपने उसकी झूठ झूठ उसके बारे में झूठी अफवाह फैला दी कि इसने ब्राइबरी ली है, लाइक ये करप्ट है, इसने पैसे लिए हैं कुछ काम करने के लिए, तो दैट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन दो टाइप का होता है, लिबेल और स्लैंडर। लिबेल आप रिटन और पिक्चर्स से वो सब कर रहे हैं, एंड स्लैंडर इज पब्लिकेशन, लाइक आपने कोई कुछ बोला या कोई जेस्चर्स किए, तो दैट इज स्लैंडर। और लिबेल है जहाँ पे आपने रिटर्न या पिक्चर्स से या सिनेमा फिल्म इस सब से किया हो। दोनों के लिए होती है सजा, लिबेल के लिए भी स्लैंडर के लिए भी। इसलिए हमें डेफामेशन किसी की नहीं करनी चाहिए विदाउट नोइंग द प्रॉपर फैक्ट्स। और इसके लिए जो सजा दी गई है दैट इज इन आईपीसी सेक्शन 499। उसके बाद हम बात करते हैं टॉर्ट की क्या क्या रेमेडी होती है। तो पहले जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल में तीन टाइप की होती है। डैमेजेस के लिए, इंजंक्शन के, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या है? सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। कोई इंसान एक रीजनेबल फोर्स अपना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाता है, तो दैट इज सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसता है या ताक झाक करता है, तो दैट इज ट्रेसपास। अगर कोई अपनी लैंड से बिना किसी प्रॉपर रीजन उसको वहां से निकाल दिया गया है और वो वापस वहां आता है, तो दैट इज री एंट्री ऑन लैंड। एंड रिकैप्शन ऑफ गुड्स इज it is neither a crime nor a tort for a person entitled to possession of a chattel to take it either peacefully or by the use of a reasonable force from one person who's wrongly taken it or wrongfully detained it। मतलब अगर आपके गुड्स, आपका सामान किसी ने बिना वजह ले लिया है आपसे, तो अगर आप उससे वापस लेते हैं और आप हल्का सा फोर्स भी यूज करते हैं उसमें, सो दैट इज नॉट रॉन्ग। ये सारी जुडिशियल रेमेडीज दी गई हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो दैट इज नॉट अ टॉर्ट, बिकॉज इन सब चीजों पर आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इसलिए सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ टॉर्ट। कोई आपकी प्रॉपर्टी में खामखा घुसे, दैट इज ऑल्सो अ टॉर्ट फॉर फ्रॉम दैट पर्सन। तो अगर आप कुछ करते हैं, थोड़ा सा रीजनेबल फोर्स लगाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ टॉर्ट। आपकी लैंड पर अगर आपको कोई निकाल दे और आप वापस आते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ टॉर्ट। अगर आप किसी से गुड्स लेते हैं जो कि आपके हैं राइटफुली, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ टॉर्ट। इस चैप्टर के लिए इतना ही।
And now let's discuss some questions. पहला आते हैं, टॉर्ट इज अ स्पीशीज ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल रॉन्ग, मॉरल रॉन्ग. तो मैंने आपको पहले ही समझाया था दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग बिकॉज ये कोई कॉर्पोरेट रॉन्ग नहीं होता या क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता. लॉ ऑफ टॉर्ट हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स, लेजिस्लेशंस, नन ऑफ द अबव. तो हर टॉट का हर लॉ का एक ओरिजिन होता है एंड यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट के ओरिजिन की बात करी जा रही है कि ये कैसे आया. तो ये कस्टम्स से नहीं आया है बिकॉज ऐसा कोई कस्टम नहीं है कि हम किसी को मारें या कुछ करें. देन अगर लेजिस्लेशंस की बात है तो यहाँ पे ऐसा कुछ लेजिस्लेटिव कोई ऐसी बात भी नहीं हो रही. तो इट इज थ्रू जुडिशियल डिसीजंस, लाइक ओवर द टाइम कोर्ट ने जो डिसीजंस लिए उससे आया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विद डेफर्मेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी चीजें हैं इसमें बिकॉज अभी हमने देखा कि डेफर्मेशन एक क्राइम है एंड इट इज अंडर दिस लॉ ऑफ टॉर्ट. देन ट्रेसपास भी नहीं कर सकते और साथ में नेग्लिजेंस जो हमने वो लॉरी वाला केस देखा था उसमें था. सो इट्स ऑल ऑफ द अबव. In tort, the remedies liquidated damages, unliquidated damages, punishment, judicial review. तो इसमें unliquidated damages is the remedy. Then let's talk about when master is held liable for the wrongful acts of his servant. The liability is called vicarious liability, strict liability, tortious liability, absolute liability. तो विकेरियस में मैंने आपको बताया था दैट हम जब किसी और के टॉर्ट के लाइबल होते हैं तो दैट इज विकेरियस लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज व्हेन वी आर लाइबल फॉर आवर ओन एक्ट बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. टॉर्टस लाइबिलिटीज कोई टॉर्ट किया उसकी लाइबिलिटी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज व्हेन वी आर लाइबल फॉर आवर ओन टॉर्ट बट उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होती. सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो. कोई भी क्वेरीज हो सो यू कैन कमेंट बिलो और डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. द लिंक इज गिवन बिलो. Please like, share as much as you can and subscribe to the channel. Thank you so much.